अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने जो डिस्कस करना है वो हमारा टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। हमने इससे पहले भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को डिस्कस किया था, लेकिन उसमें कुछ रूल्स डिस्कस हम लोगों ने किए थे और कुछ रूल्स जो थे वो इसमें रहते थे, और मैंने कहा था कि इसके जो रिमेनिंग रूल्स हैं वो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। तो आज उसी चीज को लेकर हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है और उसके जो रिमेनिंग रूल्स हैं करेक्शन के वो किस तरह से यूज किए जाते हैं जब हम लोग अपने पेपर देते हैं एमजी कैट के, ई कैट के, या जितने भी हमारे एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, हम उनमें किस तरह से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को लेकर चलते हैं। आज हम उसको डिस्कस करेंगे। मैं इस चीज को याद करवाता चलूं आप लोगों को कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो अपने हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी रीजन क्या होती है कि इसमें नाउन और प्रोनाउन और वर्ब और सारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो तकरीबन मिक्स होकर यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, और इसी से हमारे जो सारे के सारे करेक्शन के रूल्स जो होते हैं वो बनते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस लेक्चर को अटेंटिवली देखेंगे और सुनेंगे। आइए हम अपना जो है लेक्चर डिस्कस करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यहां मैंने लिखा हुआ है कि देखिए, हमारे पास कभी कभार किसी सेंटेंस के अंदर हम लोग किसी सेंटेंस में यूज कर लेते हैं मेजॉरिटी और माइनॉरिटी, दोनों में से कोई एक वर्ड यूज हो सकता है, और अगर उसके साथ यूज हो जाए प्रेपोजिशन कौन सी, ऑफ। कौन सी प्रेपोजिशन यूज होगी जी, ऑफ। तो आगे हमारा जो नाउन होगा वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगा, और जो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब होंगे दैट विल बी आल्सो इन प्लूरल फॉर्म। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोनाउन दैट विल बी आल्सो इन प्लूरल केस। यानी कि अगर सेंटेंस में मेजॉरिटी या माइनॉरिटी के साथ प्रेपोजिशन ऑफ यूज हो जाती है तो नाउन या प्रोनाउन जो आगे होगा वो भी प्लूरल फॉर्म में होगा, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होंगे, और आगे अगर कोई प्रोनाउन का केस यूज करना पड़े, पोजेसिव या फिर ऑब्जेक्टिव केस, दैट विल बी आल्सो इन प्लूरल फॉर्म। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में इन्हीं दो वर्ड्स के साथ मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के साथ यूज हो जाए कौन सी प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन इन, तो आगे हमारा जो नाउन होगा वो प्लूरल काउंटेबल नाउन भी हो सकता है, कोई ना कोई कलेक्टिव नाउन भी हो सकता है, और आगे जो हमारी वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी। तो इसका मतलब दोनों में फर्क ये है कि अगर मेजॉरिटी ऑफ या माइनॉरिटी ऑफ यूज हो जाए तो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब प्लूरल यूज होते हैं, और अगर मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के साथ प्रेपोजिशन इन यूज हो जाए तो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं वो सिंगुलर यूज होते हैं। हम इसी चीज को एग्जाम्पल के जरिए से समझ लेते हैं। जैसे फर्ज करें मैंने यहां पे लिखा माइनॉरिटी ऑफ द Hindus, minority of the Hindus lives in Karachi. Minority of the Hindus lives in Karachi. अब इसमें अगर देखें तो हमारे पास ये यूज हुआ है माइनॉरिटी, आगे हमने यूज कर ली प्रेपोजिशन कौन सी, ऑफ। तो इस प्रेपोजिशन की वजह से हम लोग यहां पे जो वर्ब यूज करेंगे वो कौन सी हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। यानी कि हम लोग यूज करेंगे लिव, लिव्स यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिख दूं, majority in this class
favors annual system. Majority in this class favor or favors in annual systems. अब इसमें अगर गौर करें तो हमारे पास यहां पर इस मेजोरिटी के साथ यूज हो रही है प्रेपोजिशन कौन सी? इन. अगर प्रेपोजिशन इन यूज हो रही है तो इस प्रेपोजिशन की वजह से हम यहां पर वर्ब और हेल्पिंग वर्ब जो यूज करेंगे वो क्या होंगे? सिंगुलर होंगे. तो हम यहां पे फेवर यूज नहीं करेंगे बल्कि क्या यूज करेंगे? फेवर्स यूज करेंगे. ठीक है. अगला रूल बहुत इंपॉर्टेंट है. देखें, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारे पास एडजेक्टिव की जो ग्रेडेबल डिग्रीज होती हैं वो 3 होती हैं. एक होती है पॉजिटिव डिग्री, एक होती है कंपैरेटिव डिग्री और एक होती है सुपरलेटिव डिग्री. और कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम उस पॉजिटिव डिग्री से पहले डेफिनेट आर्टिकल यूज कर लेते हैं. नॉर्मली क्या होता है कि पॉजिटिव डिग्री यूज होती है. जैसे मैं यहां पे एक सेंटेंस लिखता हूं, टीपू सुल्तान was a brave soldier. टीपू सुल्तान was a brave soldier. तो अब इसमें अगर देखें तो हमारे पास ये जो ब्रेव यूज हुआ है ये यूज हुआ है पॉजिटिव डिग्री के तौर पर. किसके तौर पर यूज हुआ है जी? पॉजिटिव डिग्री के तौर पर, क्योंकि आगे हमारे पास यूज हो रहा है एक नाउन, और नाउन से पहले जो वर्ड भी यूज होता है हम उसे एडजेक्टिव कहते हैं. अब ये ब्रेव पॉजिटिव डिग्री है. अगर हम इसको कंपैरेटिवली यूज करना चाहते हैं तो ब्रेवर हो जाएगा, और अगर सुपरलेटिवली यूज करेंगे तो ब्रेवेस्ट हो जाएगा. और अगर मैं इसी ब्रेव यानी कि पॉजिटिव डिग्री से पहले लगा दूं क्या? डेफिनेट आर्टिकल, तो फिर ये प्लूरल काउंटेबल नाउन बना देता है. कौन सा नाउन बना देता है जी? प्लूरल काउंटेबल नाउन बना देता है. अब चूंकि ये नाउन जो है एडजेक्टिव से मिलकर बना होता है, मॉडिफाइड नाउन होता है, ट्रेडिशनल नाउन नहीं होता, ये फंक्शन करता है नाउन के तौर पर. हम इसे नाउन इक्विवेलेंट भी कह सकते हैं. ठीक है. तो अगर हम इस प्लूरल काउंटेबल नाउन को देखें तो ये बेसिकली बना किससे है? एडजेक्टिव से बना है. इसलिए हम इसके साथ एस और एस का इजाफा नहीं कर सकते. नॉर्मली ऐसा होता है कि हम जब भी प्लूरल काउंटेबल नाउन बनाते हैं तो सिंगुलर से प्लूरल के लिए नाउन के साथ एस और एस सफिक्स कर देते हैं, लेकिन ये एडजेक्टिव से बनकर बना है इसलिए हम इसका बिहेवियर तो प्लूरल लेकर चलेंगे, यानी कि वर्ब तो इसके साथ प्लूरल यूज होगी और प्लूरल केसेस यूज होंगे, लेकिन इसके साथ एस और एस का इजाफा नहीं किया जाएगा. जैसे फर्ज करें मैं यहां पर एक एग्जाम्पल लिखता हूं, जैसे देखिए मैं यहां पे एक एग्जाम्पल लिखता हूं, the braves always forgive the पुअर्स. द ब्रेव ऑलवेज फॉरगिव द पुअर्स. अब इसमें अगर गौर करें तो हमारे पास ये ब्रेव पॉजिटिव डिग्री है और इस पॉजिटिव डिग्री से पहले क्या यूज हुआ है? डेफिनेट आर्टिकल. तो ये प्लूरल काउंटेबल नाउन बना और इसके साथ एस और एस का इजाफा नहीं किया जाएगा, लिहाजा ये ब्रेव्स नहीं होगा. क्या होगा? ब्रेव होगा. क्या होगा जी? ब्रेव होगा. द ब्रेव ऑलवेज फॉरगिव द पुअर. अब ये पुअर भी पॉजिटिव डिग्री है, इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? पुअरर, और सुपरलेटिव डिग्री होती है पुअरेस्ट.
अब चूंकि ये भी पॉजिटिव डिग्री है और इस पॉजिटिव डिग्री से पहले क्या यूज हो रहा है, हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल यूज हो रहा है, लिहाजा इसका भी हम लोग प्लूरल नहीं बनाएंगे। तो इस चीज का फिर ख्याल रखना है कि अगर किसी भी सेंटेंस में हमारे पास पॉजिटिव डिग्री से पहले डेफिनेट आर्टिकल यूज हो जाता है तो हम उस एडजेक्टिव से बने हुए नाउन के साथ एस और ईएस का इजाफा नहीं करेंगे, लेकिन उसके साथ वर्ब और हेल्पिंग वर्ब हमेशा प्लूरल यूज करेंगे। और अगर उसके साथ कोई प्रोनाउन का पोजेसिव या ऑब्जेक्टिव या कोई भी सब्जेक्टिव केस यूज करना पड़े वो भी हमेशा क्या होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा। ठीक है, आगे हमारे पास सेंटेंस है मैनी आ। रूल ये कहता है, नॉर्मली ऐसा होता है कि अगर जस्ट मैनी लिखा हो तो मैनी के बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज होता है। मैनी के बाद क्या यूज होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज होता है और इसके साथ हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं। लेकिन अगर इस मैनी के साथ मिल जाए क्या, आ, तो इसकी वजह से जो नाउन होगा वो भी सिंगुलर में होगा और वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर में होंगे और आगे केसेस भी क्या होंगे, वो भी सिंगुलर फॉर्म में यूज किए जाएंगे। जैसे फर्ज करें मैं यहां पे सेंटेंस लिखता हूं, मेनी आर स्टूडेंट्स हैव left their class. Many a student have left their class. अब इसमें अगर देखें तो मैंने क्या कहा था कि many के साथ अगर यूज हो जाए क्या, आ यूज हो जाए तो आगे नाउन हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो हम इसको एस को हटा देंगे। आगे हमारे पास वर्ब और हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो भी क्या होती है, सिंगुलर होती है, तो हम यहां पर हैव नहीं क्या लिखेंगे, हैज लिखेंगे और आगे केसेस भी क्या होंगे, हमेशा सिंगुलर होंगे, तो यहां पर देयर नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, हिज आएगा। तो करेक्शन हो जाएगी, मेनी आ स्टूडेंट्स नहीं होगा, मेनी आ स्टूडेंट हैज लेफ्ट हिज क्लास हो जाएगा। नेक्स्ट रूल हमारा है कोरिलेटिव कंजंक्शन। इसके बारे में मैंने पिछले लेक्चर में भी डिस्कशन की थी कि कोरिलेटिव कंजंक्शन जब यूज किए जाते हैं तो नॉर्मली उसमें दो सब्जेक्ट्स होते हैं और वर्ब और हेल्पिंग वर्ब हमेशा सेकंड के अकॉर्डिंग लिखते हैं और इसके बारे में मैंने एग्जांपल भी वहां पे लिखी थी, आप वहां से मजीद इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। यहां जो मैं डिस्कस करने लगा हूं कोरिलेटिव कंजंक्शन का एक दूसरा एस्पेक्ट है। वो क्या एस्पेक्ट है कि जब भी किसी सेंटेंस में कोरिलेटिव कंजंक्शन यूज होंगे उनके बारे में तीन चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। पहली चीज ये कि ये हमेशा पेयर में होते हैं और पेयर के लिए हमें पता है कि जितना हो सकता है उनको आपस में करीब रखा जाता है, यानी कि एज क्लोज एज पॉसिबल। लेट्स प्रिज्यूम कि अगर ऐसा हो कि हम एक जूता अपने पांव में पहन लें और एक जूता हम घर छोड़कर आ जाए तो हम उसे पेयर नहीं कहेंगे। बात समझ में आ गई? पेयर के लिए दोनों चीजों का एग्जैक्ट जगह पर जहां तक पर उनको होना चाहिए होना लाजमी होता है। दूसरी चीज क्या है कि इनमें बैलेंस भी होना चाहिए लेफ्ट और राइट में। जैसे मैं ना तो राइट शू लेफ्ट में पहन सकता हूं और ना ही लेफ्ट शू राइट में पहन सकता हूं। पहन सकते हैं बट ये ऑकवर्ड लगेगा और सारे लोग इसका मजाक भी उड़ाएंगे। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही अगर हम इन कोरिलेटिव कंजंक्शंस के दरमियान में बैलेंस नहीं रखते तो एग्जामिनर हमारा मजाक उड़ाएगा, मतलब एग्जामिनर हमारा ये एमसीक्यू क्या करेगा, गलत कर देगा। बात समझ में आ गई? अब इनको हम कैसे समझ सकते हैं, मैं इसको एग्जाम्पल के जरिए से समझा देता हूं, आपको बड़ी अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। जैसे फर्ज करें मैंने यहां पर एक एग्जाम्पल लिखी, neither you are intelligent nor
एक्टिव। नाइदर यू आर इंटेलिजेंट नॉट एक्टिव। पहले मैंने ये कहा था कि दो सब्जेक्ट्स होते हैं और वर्ब और हेल्पिंग वर्ब सेकंड के अकॉर्डिंग यूज होते हैं। यहां अगर गौर करेंगे तो हमारे पास सब्जेक्ट सिर्फ एक ही है और वो सब्जेक्ट कौन सा है, ये है। अब अगर गौर करें तो हमारे पास ये नाइदर है, इसका पेयर बन के आ रहा है क्या, नॉट। अब मैं इसका तीसरा जो एस्पेक्ट जो पॉइंट है वो ये कहता है कि लेफ्ट और राइट दोनों में क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। और हमने इसकी करेक्शन जो करनी है वो राइट को देखकर लेफ्ट को सही करना है। मतलब क्या है कि राइट हिस्सा जिस चीज को क्वालिफाई कर रहा होगा लेफ्ट भी उसी को ही क्वालिफाई करेगा। अगर राइट के साथ वर्ब है तो फिर लेफ्ट के साथ भी वर्ब आनी चाहिए। राइट के साथ नाउन है तो फिर लेफ्ट के साथ भी नाउन आना चाहिए। और राइट के साथ अगर एडजेक्टिव है तो लेफ्ट के साथ भी क्या आना चाहिए, एडजेक्टिव आना चाहिए। अब अगर इसमें देखें तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट है पेयर का और ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट पार्ट है। अब सेकंड पार्ट अगर देखें तो ये हमें क्वालिफाई करके दे रहा है किसको, एडजेक्टिव को। किसको क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव को। जबकि अगर गौर करें तो हमारा ये जो सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट है वो क्वालिफाई किसे कर रहा है, सब्जेक्ट को। अब ये गलत हो गया। अगर हमारा सेकंड पार्ट एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है तो फर्स्ट पार्ट भी किसे क्वालिफाई करेगा, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा। तो एडजेक्टिव हमारा कहां पे फिर रहा है जी, एडजेक्टिव हमारा ये है, ये क्या है जी, हमारा इस सेंटेंस का एडजेक्टिव है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यू आर नाइदर, तो हम इस नाइदर को उठाएंगे, इस नाइदर को यहां से उठाएंगे और इस नाइदर को लेकर जाएंगे जी हम लोग कहां पर, इस इंटेलिजेंट से पहले नाइदर को उठाएंगे और कहां लेकर जाएंगे, इंटेलिजेंट से पहले। अब यह ठीक हो जाएगा, यू आर नाइदर इंटेलिजेंट नॉट एक्टिव। तो यह बात समझ में आई कि अगर कोरिलेटिव कंजंक्शन में एक सब्जेक्ट यूज हो जाए तो फिर हमने उनके दरमियान में बैलेंस को मेंटेन रखना होता है कि अगर एक हिस्से में एडजेक्टिव है तो दूसरे में भी एडजेक्टिव आना चाहिए, एक में वर्ब है तो दूसरे में भी क्या आनी चाहिए, वर्ब आनी चाहिए। तो इन तीन पॉइंट्स का ख्याल रखना चाहिए जब आप कोरिलेटिव कंजंक्शन यूज करें कि एक तो ये हमेशा पेयर में यूज होंगे, दूसरा एज क्लोज एज पॉसिबल एंड दे शुड बी अ बैलेंस बिटवीन द लेफ्ट एंड द राइट साइड। ठीक है, तो ये याद रखना है। आगे हमारे पास कंफ्यूज करने वाली दो वर्ब्स मैंने लिखी हैं, एक है राइज रोज राइजन और एक है रेस रेस्ड रेस्ट। अब इन दोनों में फर्क क्या होता है, ये पहला हमारे पास है, इसकी फर्स्ट फॉर्म राइज है, सेकंड फॉर्म रोज है और थर्ड फॉर्म क्या है, राइजन। इसी तरह से रेस्ड रेस्ड रेस्ट, इनमें फर्क क्या होता है वो हम डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करते हैं इस ग्रुप की, तो इस ग्रुप के बारे में याद रखना चाहिए कि यह ग्रुप जो है हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। यह कौन सी वर्ब होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। और अगर बात करते हैं हम लोग इस हिस्से की, इस ग्रुप की, तो इसे हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अब इन ट्रांजिटिव वर्ब में और ट्रांजिटिव वर्ब में क्या फर्क होता है, इन ट्रांजिटिव वर्ब में हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता, हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट
नहीं होता, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता। और इंट्रांजिटिव के बारे में एक बात और भी याद रखनी चाहिए, इंट्रांजिटिव वर्ब को हम लोग कभी भी पैसिव में चेंज नहीं कर सकते। एक होती है वर्ब इंट्रांजिटिव और एक होती है ट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव के बारे में दो चीजें याद रखें, इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता, और दूसरी चीज क्या है कि इंट्रांजिटिव वर्ब को हम लोग कभी भी पैसिव में यूज नहीं कर सकते। दूसरी चीज क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद कोई ना कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और हम इसको पैसिव में भी चेंज कर सकते हैं। हम अगर इसकी एग्जांपल देखना चाहें तो हम यहां पर एग्जांपल भी लिख सकते हैं। इसके लिए मुझे यहां पर थोड़ी सी जगह निकालनी पड़ेगी। मैं इसकी एग्जांपल यहां पे लिख रहा हूं। जैसे फर्ज कर लें, यहां पे मैं लिखता हूं द सन rises in the east। अब इसमें अगर देखें तो देखें सूरज अपने आप निकल रहा है, मतलब ये वो एक्शन जो अपने आप अकर होते रहते हैं, हम उनके लिए राइज, रोज, राइजन यूज करते हैं, और जो किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं उसके लिए रेज, रेस्ट, रेस्ट इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी। जैसे प्राइसेस आर राइजिंग होगा, प्राइसेस अपने आप बढ़ रही होती हैं, तो इसके लिए हम लोग राइज करेंगे। द लेवल ऑफ वाटर इन द रिवर इज राइजिंग होगा, इन द रेजिंग नहीं होगा। रेज होता है कोई बढ़ाने वाला होता है, राइज उस वक्त यूज करते हैं जब कोई एक्शन अपने आप हो रहा होता है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं राइज यूज करते हैं, और उस दूसरे रेज के लिए हम कोई ना कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेकर चलते हैं। अब चूंकि सन अपने आप अकर हो रहा होता है, तो इसके लिए इंट्रांजिटिव वर्ब यूज करेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब यूज नहीं करेंगे। और दूसरी चीज अगर गौर से देखेंगे तो सन राइजिस इन द ईस्ट, इसमें हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी अवेलेबल नहीं होता। तो याद रखना चाहिए जो मेन डिफरेंस है कि राइज, रोज, राइजन इंट्रांजिटिव होती हैं, इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता, और रेज्ड, रेज्ड, रेज्ड होती हैं, ये ट्रांजिटिव होती हैं और इनके बाद ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हम करते हैं। आगे हमारे पास एक वर्ब है हैंग। हैंग के दो पेयर बनते हैं सेकंड और थर्ड फॉर्म के। एक इसका पेयर बनता है इर्रेगुलर, जिसे हंग, हंग कहते हैं, और एक बनता है इसका पेयर रेगुलर का, जिसे हैंग्ड, हैंग्ड कहा जाता है। आपको पता होना चाहिए कि वर्ब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड दो तरह की होती हैं, रेगुलर और इर्रेगुलर। जिनके लास्ट पर सेकंड के लिए डी या ईडी आता है वो रेगुलर होती हैं। जो डिफरेंट स्पेलिंग्स के साथ बनती हैं सेकंड और थर्ड फॉर्म, उन्हें हम लोग कहते हैं इर्रेगुलर वर्ब। जैसे ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ये इर्रेगुलर होगी। अटैक, अटैक्ड, अटैक्ड, ये हमारे पास रेगुलर वर्ब होगी। तो हैंग, हंग, हंग की जब हम बात करते हैं तो याद रखिएगा ये जो यूज होता है हमेशा चीजों के लिए इस्तेमाल होता है, थिंग्स के लिए। किसके लिए इस्तेमाल होता है? दोनों का मतलब लटकाना होता है। तो जब हम चीजों को लटकाते हैं, जैसे ये व्हाइट बोर्ड जो है इस दीवार के साथ लटका हुआ है, हम किसी क्लॉक को दीवार के साथ लटका देते हैं, हम कपड़े हैंग कर देते हैं। हैंग से यही होता है, आपने समझा होगा, ठीक है, पढ़ा भी होगा। एक होता है हैंग, हैंग, हैंग। जब हम हैंग, हैंग की बात करते हैं तो ये हमारा मतलब होता है किसी को फांसी देना, किसी को लटका देना। और फांसी या लटकाया जो जाता है, जिनकी जान निकाली जाती है, नॉर्मली जो इंसान होते हैं, तो अगर इंसानों को सजा के तौर पर लटकाया जाता है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? हैंग या फिर हैंग यूज कर लेते हैं। और अगर चीजों को लटकाया जाता है तो उसके लिए हैंग, हंग, हंग यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट, हम इसकी एग्जांपल भी लिख सकते हैं। जैसे फर्ज करें मैंने यहां पर एग्जांपल इसकी लिखी, द मदर hung, hanged
all the wet cloths. The mother hang all the wet cloths. अब इसमें अगर देखें तो बात हो रही है किनको लटकाने की, क्लॉथ्स को। तो क्लॉथ्स अपने आप में क्या होते हैं, थिंग्स होती हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, हंग यूज करेंगे, हैंग यूज नहीं किया जाएगा। आगे है हमारे पास वर्ब ऑफ कम्युनिकेशन। वर्ब ऑफ कम्युनिकेशन क्या होती है, नॉर्मली बहुत सारी वर्ब ऑफ कम्युनिकेशन होती हैं, जैसे क्वेश्चन पूछने के लिए अलग वर्ब ऑफ कम्युनिकेशन होती है, किसी को बात बताने के लिए अलग वर्ब ऑफ कम्युनिकेशन होती है, किसी बात का जवाब देने के लिए अलग वर्ब ऑफ कम्युनिकेशन होती है। लेकिन हम यहां पर दो वर्ब ऑफ कम्युनिकेशन को डिस्कस करेंगे। एक वर्ब ऑफ कम्युनिकेशन होती है हमारे पास से, और एक वर्ब ऑफ कम्युनिकेशन होती है हमारे पास टेल। अब से उस वक्त यूज करते हैं जब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और टेल उस वक्त यूज करते हैं जब हमारे पास कोई ना कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे यहां पर हम कह सकते हैं ही सेड दैट आई वाज इल। He said that I was ill. अब इसमें अगर देखें तो सेड के बाद हमारे पास कोई भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हम लोग क्या यूज करेंगे, से। और से की सेकंड फॉर्म क्या होती है, सेड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, सेड। और टेल की सेकंड फॉर्म होती है टोल्ड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, टोल्ड। मतलब क्या है कि से और टेल दोनों के दोनों रेगुलर वर्ब के तौर पर यूज किए जाते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं टेल की, तो इसके लिए हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। जैसे ही टोल्ड सेड मी अ स्टोरी। अब ये देखें तो आगे हमारे पास ये एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है और एक हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है। दोनों ऑब्जेक्ट हैं, तो हम लोग यहां पे टोल्ड यूज करेंगे, सेड यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो सेकंड पार्ट था, जिसके बारे में हमने डिस्कशन की है। आई होप कि आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आई होगी। इसमें हमने वो तमाम एस्पेक्ट्स को डिस्कस करने की कोशिश की है जो कि आपके पेपर में बहुत डिटेल के साथ पूछे जाते हैं, और ये एग्जामिनर का फेवरेट सब्जेक्ट टॉपिक होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आई होप कि आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह कल किसी नेक्स्ट टाइम हम लोग किसी अच्छे लेक्चर के साथ इससे जो हम लोग बेहतरीन तरीके से चीजों को सीख सकेंगे, तो किसी और लेक्चर के साथ, किसी और टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।